लोग किस चीज पे काम करते हैं और क्या किस चीज से क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए एक डॉट नेट की, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है एसक्यूएल की। ठीक है, एसक्यूएल जो होता है एसक्यूएल सर्वर जो होता है वो डेटाबेस बनाने के काम आता है, और डॉट नेट जो होता है वो मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के काम आता है। अब वो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत होता है HTML CSS का और कुछ लॉजिक्स का। ठीक, HTML CSS एक नॉर्मल सी चीज है, अगर अभी हम लोग उसको उस पर ध्यान देंगे तो ध्यान दे उस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो। और HTML CSS का अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो तो हम लोग उसको स्किप करके सीधे लॉजिक्स पे आते हैं। यह है विजुअल स्टूडियो। हर किसी को मालूम नहीं होगा, एक आदमी को मालूम नहीं होगा, बाकी सबको मालूम होगा कि विजुअल स्टूडियो क्या होता है। आनंद सर, ये विजुअल स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग C# एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे C++ है उसी का एडवांस वर्जन C# है। C# एक लैंग्वेज है जिसपे हम लोग काम करके विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे हम लोग डेवलप करते हैं किसी भी चीज को। तो कोई भी चीज अगर हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जरूरत होता है एक वेबसाइट डेवलप करने का। किसी भी चीज को या वेबसाइट बनाए या प्रोजेक्ट बनाए या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाए, तो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन अगर बनाना होता है तो वो भी प्रोजेक्ट में काउंट होता है। वेबसाइट अगर बनता है तो वो सीधे वेबसाइट में जाता है। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम होता है फाइल में जाइए, न्यू। अगर आप नया प्रोजेक्ट या वेबसाइट बना रहे हैं, नया प्रोजेक्ट या वेबसाइट बना रहे हैं, हम लोग सीधे वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे जा रहे हैं, वेबसाइट बनाए, यहाँ प्रोजेक्ट और वेबसाइट में डिफरेंस? प्रोजेक्ट जो होता है वो तुम्हारा ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए ज्यादातर यूज होता है प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है, और वेबसाइट तो सिंपल तुम्हारी होस्टिंग। और प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज बेस्ड ही बनता है। मतलब ये क्लाउड बेस्ड नहीं होगा, सिस्टम बेस्ड जो नहीं, रन होता है? हाँ, वो ज्यादातर उसमें वैसा होता EXE है। फाइल्स जितना जो बनता है जनरली। EXE फाइल्स वगैरह बना सकते हो तुम उसमें प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट पे वेबसाइट भी बनता है। ठीक। प्रोजेक्ट पे वेबसाइट भी बनता है। जैसे मेरा पास बहुत सारा ऐसा वेबसाइट बनाया हुआ है जो प्रोजेक्ट पे है। बट क्या होता है ना, हम लोग प्रोजेक्ट पे ना बना के सीधे वेबसाइट पे इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वेब बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर बनाना है ना तो नॉर्मली उसको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट पे बनाया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अब ना उस वेब बेस्ड ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर में इतना कुछ HTML CSS से लिया जाने लगा है कि उसको अब प्रोजेक्ट को छोड़ के उसको वेबसाइट में ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं डायरेक्टली वेबसाइट में बनाने का। अदरवाइज प्रोजेक्ट पे भी ASPX वगैरह, ASPX का फाइल बनता है। समझ, ठीक। कुछ क्लियर हुआ या फिर से बताओ? नहीं नहीं, ठीक है। अभी न्यू, देखो हम प्रोजेक्ट भी लेके बताते हैं। सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू जाते हैं, प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, हम्म। प्रोजेक्ट में क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे? विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो विंडोज बेस्ड बनेगा, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वेब बेस्ड बनेगा। ठीक है, ठीक। MVC एप्लीकेशंस वगैरह ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स में आते हैं। ठीक, ठीक। और चूंकि हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं ना अलग अलग चीजों का, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह का और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट ना लेके सीधे वेबसाइट में बनाते हैं। सिंपल सा फंडा है, किस चीज को कहाँ रखना है हम्म।
यही डिसाइड करना है यहाँ पे, ये ब्राउज करके किस चीज को कहाँ रखना है ये डिसाइड करना है। और हमारा पहला एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। नहीं विशाल भैया, हम्म, ये आप 2012 यूज कर रहे हो करके ना, आपको ऑप्शन दे रहा है कि यू कैन क्रिएट ए वेबसाइट, बट अभी वाला जो वर्जन आ रहा है ना, उसमें क्रिएट ए वेबसाइट का ऑप्शन ही नहीं है। प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है ना। खाली प्रोजेक्ट्स है, वेबसाइट है ही नहीं साले में। हाँ तो ठीक है ना, उसको उसमें भी देख लेंगे। पहले एक बार हम लोग सिंपल सा तरीके से देख लेंगे, फिर हम लोग लेटेस्ट कौन सा 19 में 17 से स्टार्ट है। 17 से, ठीक है, वो भी देख लेंगे उसको। पहले नॉर्मली हम लोग दोनों चीजें जान लें। मेनली अगर हम लोग प्रोजेक्ट जान लेंगे ना तो वेबसाइट जानने में दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, इसलिए नहीं प्रोजेक्ट तो इन लोग शुरू करेंगे तो इन लोग 17 से ही शुरू करें तो ठीक है। नहीं है, क्यों 17 से शुरू करें, बेसिक पीछे वाली चीजें भी जान लो, क्योंकि कई सारे कोड्स ऐसे भी भेटा जाएंगे जो पुराने कोड्स हैं। मेरे पास अल्टीमेट 12 है इंस्टॉल, हाँ तो वही है, 12 ही में आ रहा है। नॉर्मली 12 सबके पास मिलेगा। प्रोजेक्ट में अब हम लोगों को वेब फॉर्म्स या एम्प्टी हम लोग एम्प्टी वेब एप्लीकेशन लेके चलते हैं। ओके किया, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सत्रह भी इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। ये तुम्हारा, इसमें सारी फाइल्स आ गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो होता है ये तुमको असेंबली का इनको बताता है कि कौन से वर्जन का है क्या नहीं है। ये सारी चीजें इसमें डिटेलिंग है, उतना थ्योरी में नहीं जाएंगे। वेब कॉन्फ़िग बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है किसी भी वेब प्रोजेक्ट्स का। किसी भी वेब प्रोजेक्ट का सब बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो यहाँ पे डिफाइंड होती है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड है कि कौन सा टारगेट फ्रेमवर्क का टारगेट है, मतलब कौन सा टारगेट का फ्रेमवर्क है। ये .NET का जो वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। 4.8 तक अभी हम लोग जा सकते हैं। और आया है क्या कोई नया वर्जन? अगर 4.8 ही ना लास्ट है, 8 ही है अभी तक। हाँ 4.8 लास्ट है, लेकिन हम लोग जो इसमें चल रहे हैं ये 4.5 तक देगा। विजुअल स्टूडियो 2012 8.17 वगैरह में लेता है। ये रेफरेंसेस है बहुत सारे जो हम लोग, ये .NET में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड्स प्री डिफाइंड होते हैं सिस्टम के अंदर ही। आपको उसके लिए अलग से कोड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस मेथड का एक DLL या एक रेफरेंस को कॉल कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा एग्जाम्पल, जैसे कि तुमको अगर रुको पहले इसमें ऐड करते हैं फॉर्म तब बताओ। अब जो भी हम लोग .NET में काम करते हैं ना, तो हम लोग को उसके लिए काम करने के लिए सबसे पहले इसमें ASPX पेजेस ऐड करने होते हैं। तो देखो ये सॉल्यूशन है और ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म। ठीक है, इसको तुम जो नाम दे दो, यही पेज का URL बनता है। अभी मास्टर पेज वगैरह नहीं बोल रहे हैं, अभी सिर्फ पेजेस बोल रहे हैं। हर चीज का, जैसे कि अगर तुमको किसी चीज को ऐड करना है, किसी चीज को राउंड करना है, ये सारी चीजें ना किसी
किसी न किसी DLL के रेफरेंस से आती है। बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म HTML का फॉर्म बना, तुम अगर इसको डिजाइन को देखोगे तो ब्लैंक दिख रहा है, बिकॉज ये HTML टैग है। कोई भी HTML फॉर्म कैसे बनता है, एक HTML के स्टार्टिंग टैग एंड टैग से, HTML के स्टार्ट टैग एंड टैग से, उसके बाद उसके अंदर एक हेड होता है, फिर उसके अंदर बॉडी होती है। अब बॉडी के अंदर बाकी आप जो चाहे वो डाल सकते हैं, बट जब भी हम लोग .NET में काम करते हैं तो बॉडी के अंदर एक फॉर्म जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर में हम लोग सारे ASP कंट्रोल्स रखते हैं। इसके अंदर जितने भी तरह के मेरे पास टूल बॉक्स में तो आ ही नहीं रहा है, अब चलो उसको ऐड करना पड़ेगा, छोड़ो। हम लोग को जितना भी बॉक्सेस, अगर हम लोगों को मान लो किसी चीज का टेक्स्ट बॉक्स रखना है, किसी चीज का हम लोग को बटन रखना है, तो जो भी ASP के टेक्स्ट बॉक्स या बटन रखेंगे उसको रन कराने के लिए एक फॉर्म टैग होना जरूरी है, और वो रन एट सर्वर में होना जरूरी है। नॉर्मली तुम किसी भी HTML पेजेस को देखोगे, अगर मान लो देखो ये HTML पेज है, ये HTML पेज है, इसमें भी HTML होता है, हेड होता है, बॉडी होता है, बट डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि इसमें रन एट सर्वर की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमको यहाँ पे हेड में भी रन एट सर्वर की जरूरत पड़ती है, और बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग की जरूरत पड़ती है रन एट सर्वर लगा के। ठीक, इसमें भी फॉर्म होता है, इसमें भी फॉर्म होता है, बट इस फॉर्म में रन एट सर्वर की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जितने भी बटन्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इनपुट इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा का सारा जो है वो HTML कंट्रोल है। तो इसमें जो भी होगा वो HTML मेथड से कॉल होगा, लेकिन हम लोगों को ASP का मेथड कॉल करना है, या हम लोगों को ASP के हिसाब से कुछ भी बनाना है, इसलिए। तो सपोज ये देखो, अगर मान लो ये हमने फॉर्म डाल दिया, ठीक, हम लोगों को क्या चाहिए कि यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा डाले, किसी भी बॉक्स को डालना है, तो यहाँ डबल क्लिक करोगे ये बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स है, अगर कुछ भी लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। क्या ए नाम दे दिए, लेकिन इसको ए नाम देने के बजाय तुम अगर इसको किसी लेवल में रख के नाम दे दो तो भी वो हो सकता है। इस लेवल में गए, लेवल की प्रॉपर्टीज में गए, और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ टेक्स्ट में इसका नाम दे दिए नेम। होता क्या है कि एक वेब फॉर्म जो होता है ना, वो कुछ कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक सारे तरह के कंट्रोल्स को हम लोग एक जगह रख के उस पे अलग अलग इवेंट्स को कॉल करके हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बस अपना रिजल्ट, एंड रिजल्ट पाने के लिए। मान लो कि कभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको किसी चीज पे क्लिक करके हमको अपना नाम प्रिंट कराना है, ठीक, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो नाम प्रिंट कराने के लिए हम लोगों को कहीं से नाम का इनपुट होना, नाम एक इनपुट कंट्रोल है, एक आउटपुट कंट्रोल है, और एक सबमिट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल कौन सा हो गया, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ना, जिसमें हम लोग इनपुट दे सकते हैं, वो इनपुट कंट्रोल हो गया। सबमिट कंट्रोल हो गया, जिससे बटन्स जिस पे क्लिक करेंगे, टाइप होता है ये सब कंट्रोल्स का। HTML का हम एक बुक दे देंगे, आप लोग सबको उसको देख लेना, तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। उतना ही जानना की जरूरत है HTML। टेक्स्ट बॉक्स डाले, टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम लोग एक बटन ले लेते हैं,
यूजुअली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी काम कर सकते हैं और डायरेक्टली सोर्स पे भी हम लोग सारी चीजें लिख सकते हैं। अब देखिए, जो लेवल हम लोग डिजाइन में लिए थे, डिजाइन में जो लेवल लिए हैं वो लेवल ये रहा। हर कंट्रोल के आगे ASP लगा हुआ है और वही HTML के टेक्स्ट बॉक्स के आगे ASP नहीं लगा है। यही दोनों का अंतर है। ये सर्वर पे रन करने वाला कंट्रोल है और वो HTML कंट्रोल है, वो कहीं भी रन कर सकता है। वो सर्वर पे भी रन करेगा और यहाँ पे भी रन कर सकता है, बट सर्वर कोड में इसको HTML कंट्रोल्स को कॉल नहीं कर सकते जब तक उसमें रन एट सर्वर नहीं लगा है। ASP लेवल जो होता है वो किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए या किसी भी चीज को शो करने के लिए कहीं पे भी आप लेवल का इस्तेमाल करते हैं कि किसी का नाम शो करना है या किसी चीज का प्रिंट करना है। तो ये मेरा पहला, ये लेवल सिर्फ हमको ये लेवल हमने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के में क्या भरना है। ठीक है, इसको नेमिंग करिए नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आईडी है ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्रोल के लिए। एक सेकंड तो एक सेकंड, वो स्वाति ज्वाइन कर रही है तो ऐड करवा दीजिए। देखो, यहाँ पे हम लोग जो बेसिक अभी चीजें समझ रहे हैं वो ये है कि एक ASP कंट्रोल्स पे फिर से रिपीट कर दे क्या थोड़ा सा। .NET के विजुअल स्टूडियो पे किसी प्रोजेक्ट को कैसे रन करा के उस पे फॉर्म कैसे बनाए। नॉर्मली फॉर्म डिजाइनिंग है, फॉर्म डिजाइनिंग आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन उसमें किस कंट्रोल से कैसे काम लेना है वो आपको यहाँ समझना है कि क्या चीज है बेसिक उस कंट्रोल का पार्ट जिससे हमको अपना एंड रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा एक फॉर्म है जो मेरा HTML के अंदर फॉर्म टैग के अंदर है। फॉर्म टैग रन एट सर्वर में होना चाहिए, फॉर्म टैग रन एट सर्वर के अंदर होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ASP के लिए। उसमें लेवल वो चीज है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम एंड ऑल जो भी आपको शो करने के लिए चाहिए। अगर आपको लेवल में और भी चीजें चाहिए तो लेवल का यूज और भी तरीके से होता है, वो भी बताता हूँ। इसमें किसी भी ASP कंट्रोल में आईडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज यही वो चीज है जिसके थ्रू वो कंट्रोल को आप कोड में कॉल करेंगे। कोड में कैसे जाएंगे वो भी बताते हैं। अगर मान लो इस लेवल को मैंने नाम दे दिया LVL नेम, ठीक है। अब ये अभी इस पे राइट क्लिक किया, व्यू कोड में गए तो मेरा ये कोड यहाँ पे आपको दिखने लगा। ये कोड पार्ट है, इसमें सिस्टम कलेक्शन, लिंक क्यू, वेब, ये सारे कुछ प्री डिफाइंड रेफरेंसेस हैं। ये रेफरेंसेस हैं, ये अलग अलग तरह के DLLs हैं जो यहाँ रेफरेंस में आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी। अगर इसके अलावा कोई और DLL चाहिए तो वो आपको ऐड करना होता है। ये राइट साइड का पैनल कहाँ से आ रहा है जो ये आया था अभी? हाँ, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, तुम अगर नहीं आ रहा हो तो व्यू में जाइए, यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्लिक कीजिए, वो आ जाएगा सामने। टूल बॉक्स का उतना दरकार नहीं अगर आप HTML थोड़ा बहुत जानते हैं तो, और जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप HTML CSS नहीं जानते हैं तब तक आप टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो करने की जरूरत नहीं। अब मान लो इसको हमने लेवल को नाम दे दिया LBL नेम, तो अगर हम लोग LBL नेम यहाँ कॉल कर रहे हैं तो कॉल हो रहा है, नाम आ रहा है ना, LBL नेम दिखा रहा है। लेकिन और अभी यहाँ पे अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे तो हम लोगों को कौन सा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 1। अब इसको टेक्स्ट को नाम दे दिए txt नेम।
अब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास सिर्फ txt नेम के नाम से पहचाना जाएगा। देखो, सिर्फ txt नेम के नाम से पहचाना जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 तुमको कहीं नहीं मिलेगा लिस्ट में। विजुअल स्टूडियो का यही फायदा है कि विजुअल स्टूडियो में कोई भी काम करते हैं ना, तो आधी चीजें, ये इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, ये ऑटोमेटिक आपको बता देता है। कुछ भी लिखेंगे छोटा सा पार्ट, ये आगे बता देगा कि कौन सी चीज क्या है। ये टेक्स्ट बॉक्स तो दिख रहा है, बट ये टेक्स्ट बॉक्स वो कंट्रोल नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स अपने आप में पूरा एक क्लास है। उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे चीज यहाँ क्लास से डिफाइंड हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स का बहुत तरह का प्रॉपर्टीज होता है, इवेंट होता है, वो धीरे धीरे से बनना है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, उस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या टेक्स्ट लेगा। तो अगर हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा ब्लैंक टेक्स्ट लेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं txt name डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, सिंपल सा फंडा है डॉट नेट पे काम करना, जस्ट लाइक अंग्रेजी का थोड़ा बहुत टांग तोड़ के यूज करना, इतना ही है डॉट नेट। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट क्या होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट इक्वल्स टू, मान लो हम लिख देते हैं माय नेम और इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ये इन लाइन को एंड कर देते हैं। तो जब हम इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे ना, अभी हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट को ब्लैंक दिया है, बट ये यहाँ पे माय नेम लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर वेब फॉर्म का कुछ इवेंट्स होता है। इवेंट किसको बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे हमें लॉजिक लगा के काम कराना हो। किसी भी चीज का, हर कंट्रोल का अपना अपना एक इवेंट होता है, जिस इवेंट पे कोई काम होता है। और ये पूरा, चूंकि ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज है, तो पेज का भी अपना एक इवेंट होता है। एक क्या, मल्टीपल इवेंट होता है, बट यूजुअली सबसे बेसिक इवेंट जो होता है पेज का लोड, कि जब पेज लोड होगा, ये जो पेज हम लोग ओपन किए, ये पेज जब लोड हो रहा है, तो लोड होते टाइम क्या करना है, तो ये इवेंट है पेज लोड। इसलिए उसको पेज लोड का जो ये स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में रखे हैं। हाँ, वो चीज को हम लोग देखो डिफाइन, किसी भी इवेंट को क्या कहते हैं एक्चुअली, कि हमें कब कौन सा काम कराना है, कब कौन सा काम नहीं कराना है, यही है बेसिकली इवेंट, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई काम को ऐसा करना है कि पेज लोड होते ही वो काम मेरा दिख जाए, जैसे कभी कभी हम लोग पॉपअप दिखाते हैं पेजेस में, या हम लोग लोड होते टाइम ही किसी चीज को शो करते हैं, कोई मैसेज देते हैं, तो वो जो भी काम होता है वो पेज लोड होते टाइम ही होता है। किसी भी वेबसाइट में, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करें, मतलब वेबसाइट स्टार्ट किए, वेबसाइट स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम लोग अपना पहला कुछ प्रोडक्ट का लिस्ट व्यू करा रहे हैं, तो ये सब काम हम लोग पेज लोड पे ही करते हैं, क्योंकि इसका हम लोगों को रिजल्ट ही वही चाहिए कि लोड पे ही ये सारी चीजें दिखनी है। अगर कहीं पे हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम लोगों को बटन क्लिक हो, उसके बाद उसके बाद हमको कुछ चाहिए, तो बटन के अंदर हम लोग उस बटन का इवेंट फायर करते हैं, ठीक है। बटन का इवेंट फायर करने के लिए दो तरीके हैं, या तो बटन पे के डिजाइन में आइए और बटन पे डबल क्लिक कीजिए, बटन पे डबल क्लिक कीजिए, बटन का इवेंट फायर हो जाए, ठीक है। ये जैसे ही हमने बटन का इवेंट फायर किया, मतलब डबल क्लिक किया, तो सबसे बेसिक इवेंट बटन का जो होता है क्लिक इवेंट होता है। बटन का काम क्या होता है? क्लिक होना, तो बटन का सबसे बेसिक इवेंट होता है बटन क्लिक इवेंट। तो देखिए, बटन जो भी नाम से बटन था, मेरा नाम हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नाम और यहाँ पे जो नाम है
ये सेम होना चाहिए, तभी वो कॉल होगा, नहीं तो एरर देगा। बटन ऑन क्लिक, बटन 1_क्लिक, इसको आप कुछ भी रीनेम कर सकते हो। बहुत जगह देखोगे कि ये चीज बटन 1 क्लिक लिखने के बजाय बटन 1 क्लिक ऐसे करके लिखा हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि जो नाम वहां है वही नाम यहाँ है कि नहीं। ठीक है, ये उसका क्लिक इवेंट है। मतलब हमको ऐसा चाहिए कि पेज लोड पे तो हम लोग माय नेम लिखे, लेकिन बटन जब क्लिक करें तो वो नाम बदल जाए, माय नेम से बदल के कुछ और हो जाए। तो हम लोगों के लिए इवेंट कौन सा है, जब बटन क्लिक होगा तब। तो बटन का ऑन क्लिक, इस बटन का ऑन क्लिक इवेंट, उस टाइम हमें क्या करना है, तो बटन के ऑन क्लिक इवेंट को हम लोगों को क्या करना है, txt name डॉट टेक्स्ट को बदल के ये कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग इसको रन कराएंगे। प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या है, प्रोजेक्ट को हर बार बिल्ड करना पड़ता है। अब देखो बाय डिफॉल्ट लोड पे माय नेम लिख के आ रहा है, बटन क्लिक करेंगे तो माय नेट क्लासेस लिख के आ गया। ये है इसका क्लिक। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट में मेन किसी भी वेबसाइट या किसी ये सारी चीज सेम चीजें वेबसाइट में भी होती हैं। अंतर थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि वेबसाइट में कुछ कुछ चीजें अरेंज होती हैं और यहाँ सारी चीजों को खुद अरेंज करके रखना पड़ता है। वेबसाइट में अगर तुमको फोल्डर वगैरह बनाना है क्लासेस के लिए, वो सब फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप बनता है। यहाँ पे तुमको सारे क्लास वगैरह सब चीज के लिए तुमको ऐड करना पड़ता है, और कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज में अंतर होता है। वो धीरे धीरे सारा काम होते टाइम तुमको समझ में आएगा। वेबसाइट में भी फॉर्म ASPX फॉर्म ही होता है, और यहाँ पे भी ASPX फॉर्म होता है। वेबसाइट में क्या होता है ना कि अगर तुमको यहाँ ज्यादा कुछ चेंज करना है, कोई चीज को कंट्रोल को हटाना है, ये सब तुम कर सकते हो। बट प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कोई भी चीज हटाओगे तो उसका एक, कोई भी चीज ऐड करोगे तो उसका एक डिजाइनर पार्ट भी बनता है। इसलिए प्रोजेक्ट को हर बार बिल्ड करना पड़ता है रन कराने के टाइम। और वेबसाइट को तुम राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर भी कर दो तो चल जाता है। बेसिकली मेरा अभी बताने का क्या, अभी चीजें ये क्या, मेरा आज का बताने का क्या था कि किसी भी बेसिक फॉर्म को कैसे स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी थ्योरी नहीं बता रहे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पे ही चलेंगे। मेरे को थ्योरी नहीं आती, मैं थ्योरी नहीं बता सकता तुम लोग को। थ्योरी तुम लोगों को पढ़ना हो, मैं सारा नोट्स भेज दूंगा, थ्योरी पढ़ लेना। बेसिक इस फॉर्म में क्या क्या बेसिक चीज है, एक डिस्प्ले के लिए आइटम है, ये इनपुट का आइटम है, ये सबमिट का आइटम है। ओवरऑल में ये पूरा जो है ये डिव और ये फॉर्म, ये फॉर्म अपने आप में पूरा वेबसाइट अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, सॉफ्टवेयर एक तरह का फॉर्म ही तो है। उसमें से किसी उस फॉर्म के अंदर किसी चीज से इनपुट लेना है, किसी चीज का आउटपुट देना है, यही होता है। अगर किसी भी वेबसाइट को और डिजाइनिंग देना है तो यहाँ आप CSS ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरह का। किसी चीज का CSS ऐड करना हो, किसी चीज का जावास्क्रिप्ट ऐड करना हो, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी कंट्रोल्स, बेसिकली यही तीन तरह के कंट्रोल्स ही मिलेंगे आपको। डिस्प्ले करने वाले, ये किसी भी चीज का क्या बोलता है इनपुट लेने वाले, और ये बटन किसी भी चीज का आउटपुट लेने वाले। बेसिक इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा फंडा है। किसी भी चीज का, मान लो टेक्स्ट बॉक्स का, हम जानना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में और कौन कौन सा काम हो सकता है, तो txt नेम
लिख के या डॉट लगाओगे ना तो कितनी तरह के प्रॉपर्टीज और कितनी तरह का चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ये आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, इंक्लूडिंग कि कौन सी चीज क्या करती है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा क्लास है, ये सब बता देता है। ये जो भी ये फायर बोल्ट का साइन है ना, बोल्ट ये इसका साइन, बिजली जो चमक रही, ये सारी चीजें इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट का सिंबल। और ये रीड ओनली, पेरेंट, पेज, ये सब प्रॉपर्टीज है उसकी। अगर हम लोग किसी टेक्स्ट बॉक्स का मैक्स लेंथ सेट कर देते हैं कि मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 15 मान लो, तो मैक्स लेंथ क्या करता है कि इस बॉक्स को 15 कैरेक्टर से आगे जाने नहीं देगा। देखो अटक गया, इसके आगे मैं कितने भी बटन पुश करूं मेरे को कुछ मेरा आगे जाएगा, कितना भी हमें इसमें इनपुट डालने की कोशिश करूं ये नहीं जाएगा। तो ये मैक्स लेंथ होता है। इसको HTML के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से सेट करें, बट कई बार डायनेमिक सेट करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग करते हैं। ये मेरा बताने का रीजन ये है कि आपको बता दूं कि किसी भी कंट्रोल का, अगर आपको डॉट नेट में जावा वगैरह नहीं, डॉट नेट में किसी भी कंट्रोल का आपको जानना है कि उस कंट्रोल में और क्या हो सकता है और खंगालना है कि इस कंट्रोल से और क्या कर सकते हैं, तो बैठिए टेक्स्ट बॉक्स, उस कंट्रोल का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ से खंगाल लीजिए जरूरत पड़ने पर। नहीं तो जितनी चीजें जरूरत है उतनी जरूरत की चीजों को इस्तेमाल कीजिए। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हो गया जो उसमें डिफाइन करता है उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट है। अब हम लोगों को थोड़ी देर के लिए सोचना है कि बटन क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है हम बदल देंगे, बैक कलर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर हम बदलेंगे। अब बैक कलर बदलेंगे तो बैक कलर बदल के हम लोग क्या करें, हम लोग बैक कलर बदल के रेड लिख दें। बट तुम देखो जैसे ही मैंने रेड लिखा ये रेड नहीं लिया, क्यों रेड क्यों नहीं लिया, बिकॉज रेड जो है ये कलर हमारा सिस्टम का एक क्लास होता है जिसका पार्ट होता है, ठीक है। यहीं पे वो काम आता है रेफरेंस का, कि अगर हम लोगों को किसी रेफरेंस को ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो हम वो रेफरेंस को ऐड करेंगे, अदरवाइज जो प्री डिफाइंड रेफरेंसेस हैं उसमें ये चीज है या नहीं, तो उसके लिए सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर, ये एक मेथड है। सिस्टम, ये कलर जो है उस क्लास, इस DLL का एक क्लास है, उस क्लास में अलग अलग तरह का पूरा कलर्स होता है। देखो जितने भी तरह के कलर्स हैं, ये कलर्स यहाँ पे बहुत सारे जो प्री डिफाइंड कलर्स है वो दिए हुए हैं। अगर तुमको हैश कोड से लिखना है तो हैश कोड से भी लिखा जा सकता है। सिस्टम डॉट ड्रॉइंग जो है ये प्री डिफाइंड DLL है, ये सिस्टम के अंदर का है। ये जो सिस्टम देख रहे हो, ये जो यूजिंग सिस्टम लिखा गया है, ये इस सिस्टम DLL का पार्ट है, उसके अंदर ड्राइंग के अंदर कलर, ये रहा वो सिस्टम DLL। सिस्टम के देखिए एक सिस्टम DLL के अंदर सिस्टम डॉट ड्राइंग है। सिस्टम डॉट ड्राइंग का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट, अगर इसको हम लोग रेड कर दें तो ये रेड हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही हम लोग इसको वापस रन कराएंगे और हम लोग बटन क्लिक करेंगे तो मेरा टेक्स्ट तो चेंज हुआ, टेक्स्ट चेंज होने के साथ साथ मेरा कंट्रोल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, ठीक। उसमें भी अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर के साथ साथ, यही परेशानी है प्रोजेक्ट का, हम बार बार इसको बिल्ड ही करना पड़ता है। बैकग्राउंड कलर के साथ साथ टेक्स्ट नेम डॉट फोर कलर, देखो एक बैक कलर होता है जो बैकग्राउंड कलर बताता है, फोर कलर होता है जो उसका कंट्रोल का कलर बताता है।
ये हम करते हैं क्या, ऐसे मेरा कंट्रोल का कलर चेंज हो गया टेक्स्ट का और मेरे कंट्रोल का। अब इसमें आप चाहें जैसे चाहे प्रॉपर्टी सेट करें, या आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करके वेबसाइट में ही फॉर्म में ही एक क्लास डिफाइन करके स्टाइल स्टाइल लिख के सीएसएस लिख के और आप इस क्लास इसको एक सीएसएस और स्टाइल प्रोवाइड कर दें, वो डिफरेंट चीज़ है। बट कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम लोग कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी टाइम में मेरा बैकग्राउंड का कलर चेंज होना चाहिए, या मेरे कंट्रोल का बॉर्डर कलर चेंज हो जाना चाहिए, कुछ भी, तो वो वहां से करते हैं। जैसे गलत इनपुट दे रहा होगा तो हम कलर चेंज हाँ, करेंगे। वो जैसे गलत इनपुट दे रहे हो तो वो कलर चेंज कर सकते हैं। बट आजकल धीरे धीरे ना वो सारी चीजों को जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ा दिया गया है, ताकि ये एक एक चीज समझो, मतलब किसी भी चीज का साइकिल में ये क्या है, अगर आपने HTML पे, मेरा ये एक यूआई है, मेरा ये यूआई है, इस यूआई पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसके लॉजिक, इस बटन के लॉजिक को रीड करने के लिए मेरा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक जाएगा। पहले मेरा जो रिक्वेस्ट है वो पूरा का पूरा सर्वर तक जाएगा, और सर्वर पे जाने के बाद फिर वो वहां से रिक्वेस्ट का मेरे रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, उसका रिस्पॉन्स निकालेगा और यहाँ लाके प्रिंट करेगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया। ये एक प्रोसेस हो गया कि यूआई से रिस्पॉन्स लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, फिर सर्वर पे जाएगा, ठीक है, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स लेके वापस आएगा। फिर यूआई पे प्रिंट करेगा। बट आजकल HTML पे के थ्रू जब काम हो रहा है ना और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, तो यूआई पे ही रिस्पॉन्स रहता है और इसी पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट दोनों यहीं पे रहता है। और यूआई पे ही ये वापस आ जाता है। जैसे कि इसको वापस सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती रिक्वेस्ट को लेके। मेरा अगर हम लोग नॉर्मल किसी HTML पे काम करते हैं, अगर ये HTML के पीछे ये कंट्रोल के पीछे कोई जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जैसे गूगल पे जैसे ही हम लोग माउस ओवर किया, माउस ओवर पे ये माउस ले गए इस बटन पे, तो थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज हुआ, इसका CSS इस बटन का CSS में चेंज हुआ। ये CSS चेंजेस हम लोग सर्वर पे भी लिख सकते थे, बट ये लिखा हुआ यहीं पे, इसलिए ये क्या हुआ, ये इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा फास्ट है, बिकॉज इसको अपना रिस्पॉन्स को लेने के लिए सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने जब यहाँ पे CSS और कलर चेंज किया है, तो इसके लिए हमने चूंकि लिखा है इसमें काम, सारा कोड लिखा हुआ है हमने सर्वर पे, तो हमें इन सब चीजों के लिए मेरा रिस्पॉन्स को लेके, मेरे बटन क्लिक पे मेरे रिक्वेस्ट को लेके वो सर्वर पे गया, सर्वर पे सारा लॉजिक कैलकुलेट किया, वहां से उठा के ले आके मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। तो ये इसलिए कई सारे HTML CSS डिजाइनिंग के लिए अनलेस एंड अनटिल नेसेसरी हो, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फ्रंट एंड में ही किसी तरह के CSS का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुछ चीजें जो है वो फ्रंट एंड पे ही कंट्रोल हो जाए। बट वो सब बात की चीजें, जो HTML CSS जानते हैं वो सारे लोग इन चीजों को जानेंगे। लेकिन मेन लॉजिक जो है किसी भी फॉर्म में मेन लॉजिक क्या होता है, उसमें कौन से कंट्रोल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कौन से इवेंट पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन से इवेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवेंट में भी इवेंट कोई भी इवेंट होता है उसके अंदर हम लोगों का सारा लॉजिक लिखा होता है। अब लॉजिक कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, वो एक एक करके फॉर्म्स के अंदर हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे।
कि किस फॉर्म के थ्रू कैसा लॉजिक लिखना है, कौन कौन सा कंट्रोल्स, जैसे देखो हम लोग के पास बहुत तरह के कंट्रोल्स है। नहीं, जैसे हम यहाँ ये एक्टिविटी दिए हैं बटन पे ऑन क्लिक, तब जाकर के चेंज हो रहा है, वो सर्वर पे जा रहा है, रेस्पॉन्स ले रहा है। बिल्कुल, तो अगर ये होवर दिए रहते तो? होवर का इवेंट नहीं होता इसमें। अच्छा। होवर का इवेंट जो होता है, वो होवर जो है वो CSS का पार्ट होता है। तो ASP में कोई होवर इवेंट नहीं होता है। अगर आपको इवेंट और भी जानना है ना, तो ये बटन पे है ना, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, तो ये बटन, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओगे तो तुमको कितने तरह के इवेंट हो सकते हैं इस बटन के अंदर, ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ये इवेंट वाला पार्ट बता सकता है। एक होता है क्लिक इवेंट, कमांड इवेंट, डेटा बाइंडिंग, डिस्पोज, इनिशिएट, लोड, प्री रेंडर, अनलोड। इसमें कुछ और इवेंट्स होते हैं जो HTML के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक इवेंट होता है ऑन क्लाइंट क्लिक, मतलब क्लाइंट एंड पे ही क्लिक करे। तो जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि आर यू श्योर, ये सारी चीजें, तो वो ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट पे डाल देंगे तो ये कॉल हो जाता है। ये सब बात हमें समझ, पहले अभी ये जानना है कि ऑन क्लिक इवेंट क्या है, मतलब हम लोग क्या क्या इवेंट, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ क्लिक करो, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ, इसमें साला इवेंट नहीं दे रहा, क्या बता देंगे हम अलग अलग से इवेंट्स कौन कौन सा का किसका किसका क्या इवेंट होता है। इसमें कितने तरह का उसका प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट बॉक्स का, वो सारा तरह का यहाँ प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि फॉन्ट नेम, ओवरलाइन, बॉर्डर, रेडियस, ये सारी चीजें आप यहीं से दे सकते हैं। इसको ऑटो कौन कौन सा मोड में ले यूज कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स को, सपोज टेक्स्ट बॉक्स का को अगर हम लोग पासवर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्स्ट मोड इक्वल्स टू अगर हम लोग पासवर्ड लिख देते हैं, तो यही मेरा कंट्रोल जो होगा, इस पे जितना भी चीजें लिखा आएगा ये पासवर्ड की तरह आएगा। जो भी चीज लिखोगे वो पासवर्ड की तरह चला जाएगा। अगर तुम इसको अगर मल्टी लाइन कर दे तो ये जो है ये तुम्हारा एड्रेस बॉक्स की तरह काम करने लगा। ठीक है, मल्टी लाइन का मतलब आप उसमें जितना कुछ भी लिख सकते हैं, और भाई सिंगल लाइन हो जाएगा तो वही जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन ही होता है, इसलिए इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सिंगल लाइन ही होता है, इसलिए इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पार्ट है। अब इसमें हम लोगों को बेसिकली ये समझना था कि इसमें डिस्प्ले किस पे रखेंगे, इनपुट कहाँ से लेंगे, और बटन, और कौन सा सबमिट इवेंट। ठीक, इवेंट्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मेरे को बटन का नाम चेंज करना है, तो अगर हमने यहाँ बटन 1 लिखा है, हम लोग इसको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमने बटन का नाम बटन 1 या बटन XYZ रखा है तो ऑन क्लिक इवेंट पे हम लोग को बटन XYZ ही लिखना होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप डिफॉल्ट इवेंट फायर करते हैं तो जो नाम देते हैं वही नाम से आपका इवेंट फायर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को खुद के समझने के लिए ये रखना होता है, इसलिए हम लोग, ताकि डिफरेंस हम लोग केवल कोड देखते ही पता चल जाए कि ये इस बटन का इवेंट है। अगर हम लोग बटन 1 क्लिक यहाँ लिखेंगे और हमको पता है कि मेरा डिजाइन के एंड से देख रहे हैं, तो हमको पता है मेरा बटन XYZ है, तो बटन 1 कौन सा है मेरे को नहीं पता चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको बटन 1 लिख के
इस कंट्रोल को अगर हम लोग बटन XYZ नाम दिए तो उसकी इवेंट को भी बटन XYZ नाम देते हैं। और हम लोग उसी तरह से उसको रन कराएंगे ताकि मेरा दोनों जगह में हमको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, इन सब चीजों को, ये 3 चीजें अभी हैं। अब इसमें मान लो अगर तुमको चाहिए कि हमको मान लो कि एक और बॉक्स ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे हम लोग देखो, एक तो हो गया डिजाइन से। ये डिजाइन के थ्रू आपने एक और लेवल यहाँ पे ले लिया। इस लेवल की प्रॉपर्टीज में गए, इसके लेवल के टेक्स्ट में हमने लिख दिया नेम सर नेम। ठीक है, इसके बाद हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे दिया, टेक्स्ट को ब्लैंक छोड़ा। इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हमने लिख दी txt सर नेम। बट अगर अब हम चाहते हैं कि मेरा बटन क्लिक करें और बटन क्लिक पे वो मेरा नाम और सरनेम जो हम पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हैं वो और जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हैं वो दोनों मिला के एक जगह कहीं शो करे, तो ये तो हमने नाम डिस्प्ले करने के लिए लिखा, ये हमने सरनेम डिस्प्ले करने के लिए लिखा। तो जो फाइनली हमको जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है उसके लिए तो हम लोगों को कोई कंट्रोल तो लेना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग फिर से एक लेवल कंट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, इस लेवल कंट्रोल का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को ब्लैंक कर देते हैं कि हमने इसको कोई अभी कंट्रोल नहीं दिया। इसकी आईडी को हम लोग चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, चाहे यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके आईडी चेंज कीजिए या सोर्स में जाके यहाँ LPL रिजल्ट लिख दीजिए। हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना तो हम लोग कुछ नेमिंग कन्वेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेबल को हम लोग LPL से रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को TXT से रिप्रेजेंट करते हैं और बटन को BTN से रिप्रेजेंट करते हैं। लिंक बटन होता है उसको LNK BTN से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इमेज होता है IMG से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉप डाउन होता है तो DDL, चेक बॉक्स होता है तो CHK, मतलब ऐसे ही अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस हैं जिससे हम लोग अलग अलग कंट्रोल्स को डिफाइन करते हैं अपने पास। डालने के लिए कोई कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना, हर कंट्रोल को अपना नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली HTML में किसी भी कंट्रोल को ना डायरेक्टली कोई ना टेक्स्ट बॉक्स ना कुछ नाम नहीं दिया जाता है। जैसे सीधे इस कंट्रोल में हमको नाम प्रिंट करना है, इसलिए इसने इसको नेम दे दिया, नेम, ईमेल, फोन, इसमें नेम का इस्तेमाल होता है। और हमारे पास जो ASP में होता है वो आईडी का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए कि बटन क्लिक इवेंट पे हमको ये चीज नहीं चाहिए। बटन क्लिक करने पे हमको चाहिए कि मेरा जो काम है, मेरे जो डिजाइन में ये जो पार्ट है, नेम में जो टेक्स्ट लिखे और सरनेम में जो टेक्स्ट डालें, वो दोनों चीज इसमें आके प्रिंट हो जानी चाहिए, शो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी चीज में, लेवल में या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ दिखाने का क्या सिंपल सा प्रॉपर्टी है, तो किसी भी चीज को शो करने का सिंपल प्रॉपर्टी है कि उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। तो लेवल रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, ये सिंपल, इस टेक्स्ट में कुछ भी डालेंगे वो चीज वहां प्रिंट हो जाएगा। इक्वल्स टू, हमको क्या चाहिए कि हम पहले टेक्स्ट को और दूसरे टेक्स्ट को जोड़ के एक जगह प्रिंट करा रहे। तो मेरा काम क्या है, सिंपल है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। TXT नेम के टेक्स्ट को हम सिंपल से तरीके से बोल रहे हैं, इसको हम डॉट वॉट करके नहीं बोल रहे हैं। TXT नेम के टेक्स्ट को जोड़ना है TXT सरनेम के टेक्स्ट से।
बस। और कहाँ डाल देना है? LBL रिजल्ट में। ठीक, तो रन कराया। तो देख, माय नेम या सरनेम में इज खान लिखे तो माय नेम इज खान हो गया। ठीक है, बट देखो एक चीज, माय नेम और इज, इसके बीच में ना स्पेस नहीं है। अब स्पेस कैसे देते हैं वेब में? तो हम क्या चाहते हैं कि टेक्स्ट के टेक्स्ट को जोड़े, प्लस उसमें एक ब्लैंक स्पेस जोड़े, प्लस उसके बाद हम सरनेम का टेक्स्ट जोड़े। ठीक है, पहले नेम, उसके बाद जो उसमें एक ब्लैंक स्पेस, फिर जोड़े उसमें एक सरनेम। सिंपल है। जो लॉजिक तुम बोल सकते हो वो लॉजिक तुम लिख सकते हो। तो कोई भी लॉजिक को दिमाग में जितना बोलोगे उतना इजीली तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा किसी भी कोड को लिखने टाइम। तो अब हम जब इसको रन कराएंगे, अब हम जब इसको रन कराएंगे तो माय नेम इज विशाल। अब उसके लास्ट में अगर आपको मान लो कि टेक्स्ट बॉक्स के अलावा अलग से यहाँ पे फुल स्टॉप देना है, तो फिर से प्लस करके इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप फुल स्टॉप का साइन लगा दीजिए। ये फुल स्टॉप अब वहां पे आपको दिखने लगेगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग को जोड़ने का तरीका। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग को जोड़ने का तरीका। बट अगर मान ले हम एक और बटन यहाँ पे लेते हैं, ये चूंकि ये दोनों का टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? स्ट्रिंग होता है बेसिकली। तो दो को स्ट्रिंग को जोड़ दोगे तो वो एक के बाद एक को डाल के छोड़ देगा। लेकिन अगर तुमको मान लो इस प्रॉपर्टी, इसमें हमको टेक्स्ट में लिख देते हैं सम करना है, इस बटन को नाम दे देते हैं बटन सम। अब इसका इवेंट कॉल करना है, डबल क्लिक कर दिए तो बटन सम का इवेंट कॉल हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो टेक्स्ट है, इस दोनों को हमको जोड़ देना है। देखो ये इस तरह से ये बैकस्लैश लगा देने से ये इवेंट, ये वाला कोड बंद हो जाता है। ये कोड अब नहीं काम करेगा, इसको कमेंट करना कहते हैं। ठीक है, एक बार में तुमको पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोड कमेंट करना है तो उसके लिए हर लाइन में या तो ये लिखो, या तो एक बार यहाँ पे बैकस्लैश और एस्ट्रिक लगाओ, और यहाँ एस्ट्रिक और बैकस्लैश लगाओ। ये भी मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका होता है। अब मान लो कि हमको रिजल्ट में पहला टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है, उस दोनों को जोड़ के मतलब 1 + 1 = 2 लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल ऐसे लिख दें LBL result dot text equals to txt name dot text plus txt surname dot text, और हम सम वाला इवेंट कॉल करते हैं, सम वाला इवेंट पे अपने सम वाला बटन को इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो हम यहाँ दे दिए 1, यहाँ दे दिए 2, तो सम इस बटन को कॉल करें तो 1 ब्लैंक 2 स्पेस 2 डॉट आ गया। सम का बटन को कॉल करेंगे तो क्या आना चाहिए रिजल्ट में? 3। सम का बटन को कॉल करें तो 3 आना चाहिए, बट आ रहा है क्या? 12। इसमें स्पेस वाला आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है। रीजन क्या है?
रीजन ये है कि अभी हम लोग जो जोड़ रहे हैं ना, वो हम लोग दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं। तो दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ेंगे या दो टेक्स्ट को जोड़ेंगे, दो टेक्स्ट को जोड़ेंगे तो दोनों टेक्स्ट को जोड़ने का मतलब हो गया एक के बाद एक को जोड़ना। मतलब ए में अगर बी जोड़ेंगे तो ए बी ही होगा, वो कुछ हाँ, वो कुछ अलग नहीं होगा। अगर हम लोगों को इसको जोड़ना है तो हम लोगों का इसका डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। तो मान लो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नेम को बदलना है, तो हम लोगों को इस टेक्स्ट बॉक्स को बदलना है, तो कन्वर्ट डॉट टू इंट कर दो मान लेते हैं। इंट तीन तरह का होता है, वो आप लोग नोट से समझ लीजिएगा कि इंट। एक इंट में हम लोग एक टेक्स्ट का भी नहीं जोड़ सकते, तो दोनों को हम लोगों को इंट में बदलना होगा। ठीक, दोनों चीजों को हमने इंट में बदला, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंट को हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी में नहीं डिफाइन कर सकते। टेक्स्ट सिर्फ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी देता है। तो इस पूरे चीज को जब जोड़ने के बाद हम लोग डॉट टू स्ट्रिंग में बदल देते हैं, ताकि इसका जो एंड रिजल्ट हो वो फाइनली एक स्ट्रिंग बन के हमें रिजल्ट में मिले, जिसको हम डिस्प्ले करा सकें। तो जब दोनों चीजों को हमने इंटीजर बना दिया, अब अगर हम उस चीज को जोड़ेंगे तो मेरा वो रिजल्ट आएगा 2 + 5। बटन देखेंगे तो 225 आएगा, सम करेंगे तो 7 आएगा। ये है सिंपल लॉजिक, और कुछ हार्ड बात नहीं है। अगर आप लोग कोई पेजेस में एक पेज को बना के टेक्स्ट बॉक्स और बटन और लेबल, ये तीन कंट्रोल से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी चीजें आप इसमें ऐड ऑन करके आप शो कर सकते हैं, ये सारी चीजें कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या किया है। ठीक है, पहला 15 मिनट हम लोग ये देखेंगे कि कौन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और उसके बाद हम लोग उस कल के क्लास से फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा हम भी उसके बाद और अपना भी तैयारी कर लें, देखें आज थोड़ा सा अलग तरह से हुआ। इसमें आपको खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिसके पास .NET इंस्टॉल नहीं है वो सारे लोग .NET इंस्टॉल कर लें। नहीं हो रहा इंस्टॉलेशन, कंसल्ट करें एक दूसरे से, या तो जितू से या तो सागर से, किसी से कंसल्ट करके इंस्टॉल करा ले, या तो किशन से। किशन दिन भर ऑफिस में रहेगा, किशन से नहीं होगा। आनंद सर, अगर आपको .NET इंस्टॉल कराना है तो आप इंस्टॉल करा लीजिएगा। स्वाति, अगर तुमको .NET इंस्टॉल कराना है तो तुम .NET से फोन करके इंस्टॉल करा लेना। I'll hire the personal assistant to do this. हाँ? Nothing. Could you please show me the previous page where we were working with the Plana and Dimgana? ये No. Earlier, जहाँ पर हम लोग कोडिंग कर रहे थे. Yes. Hold on for a moment. यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, कि डेटा टाइप जब टेक्स्ट है तो इतना पैराग्राफ कि टेक्स्ट पहले दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट किए, उसके बाद सम करके फिर हम उसको जा करके फिर इंटीजर में ये फिर से वापस हम उसको टेक्स्ट में शो करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो ये एलबी रिजल्ट जो टेक्स्ट टाइप है आपका, हम उसी को अगर इंटीजर में कर दें तो? नहीं, देखो डिस्प्ले क्या होता है ना, डिस्प्ले स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है। वो कोई भी चीज डिस्प्ले करता है ना, वो चीज देखो हमको रिजल्ट में डिस्प्ले कराना था किसी चीज को, तो डिस्प्ले कराने के लिए हमको उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को बाइंड करना है। और टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो हमेशा जब भी कुछ लेगा तो वो स्ट्रिंग टाइप को ही लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। तो जिस भी चीज को आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बाइंड करना है, उसके लिए आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे इंटीजर में हो, चाहे डबल में हो, चाहे किसी चीज का ऑब्जेक्ट हो,
कुछ भी हो उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मेरा 2 फील्ड रहता है कि हम्म, पहला वाला आप जो नेम लिए हैं, ठीक हम्म, है, और दूसरा हम नंबर लेके रखे होते हैं, हम्म। और नहीं, हमको नंबर नाम का कोई फील्ड नहीं होता बाबू। नहीं, फील्ड मतलब वही इंटीजर लिए होते तो। नहीं, वो भी इंटीजर नाम का कोई फील्ड नहीं होता। फील्ड जो होता है ना, इनपुट मेरा कंट्रोल्स होता है, ठीक है। हम्म जो इनपुट है ना वो मेरा कंट्रोल है। ये कंट्रोल ऑलवेज मेरा कुछ डिफाइंड प्रॉपर्टीज को लेता है। टेक्स्ट में जैसे इनपुट लेना है तो भी वो टेक्स्ट लेगा, और आउटपुट देना है तो आउटपुट कंट्रोल भी टेक्स्ट के रूप में आउटपुट देता है, ठीक है। अगर हम चाहते कि रिजल्ट को हम बटन सम के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रिंट करा दें तो हम वहां भी करा सकते थे। अगर यहाँ पे यही वाला रिजल्ट को हम ये चाहते, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके। जैसे मान लो हम इंट फर्स्ट नंबर डिफाइन कर लिए 0, इंट सेकेंड नंबर इसको डिफाइन कर लिए 0। ये डेफिनेशन है, किसी भी वेरिएबल का ये डेफिनेशन दिए। ये उस वेरिएबल का नाम है, ये उस वेरिएबल का डेटा टाइप है, और इक्वल्स टू पहला डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किया। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट, इसमें txt नेम डॉट टेक्स्ट को कन्वर्ट करके हम उस वेरिएबल में असाइन कर दें। वैसे ही सेकेंड नंबर इक्वल टू txt नेम डॉट टेक्स्ट को हम लोग सेकेंड वेरिएबल में डिफाइन कर लें, ठीक है। हमको फिर से एंड रिजल्ट चाहिए, तो हम मान लो कि एक और इंटीजर डिफाइन करके रखे हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू 0, ये हम और डिफाइन करके रखे हैं। तो रिजल्ट इक्वल्स टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, बट ये रिजल्ट अभी कहीं डिस्प्ले नहीं होगा। ये रिजल्ट इंटीजर है, ये कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, ये इस वेरिएबल में असाइंड हो गया। लेकिन इस वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए कहीं पे भी तुमको किसी भी कंट्रोल के ऊपर, सपोज मान लो हमको बटन सम का जो टेक्स्ट है ना इसी के अंदर डिस्प्ले कर देना है रिजल्ट को, तो हम सिंपल तरीके से तो लिख सकते हैं कि बटन सम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट। बट ये रिजल्ट जो है ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। जब तक आप उसको डिफॉल्ट इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब, इसलिए रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके लगाया जाता है। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, दोनों तरीके होते हैं। अंतर क्या होता है कि अगर बीच में कभी कभी क्या होता है ना, किसी में नल वैल्यू आती है, वो आगे जाओगे तो पता चलेगा नल वैल्यू आती है किसी चीज का, किसी एपीआई से रिटर्न ले रहा है या कहीं से रिटर्न ले रहा है, तो किसी चीज का नल वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते टाइम एरर दे देता है इससे। लेकिन अगर कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग से उसको यह करोगे, क्या बोलते कन्वर्ट करोगे, तो एरर नहीं देगा, वो नल वैल्यू को भी कन्वर्ट कर लेगा। अगर इस टू स्ट्रिंग से कन्वर्ट करोगे तो एरर दे देगा। अगर अब देखो दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, ये पूरा का पूरा एरर दे दिया बिकॉज ब्लैंक जो चीज है ना, उस ब्लैंक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लैंक नाम का कोई इंटीजर नहीं होता सिस्टम में। अब क्या हम लोगों के सिस्टम मतलब हम लोग के सिस्टम में किसी भी चीज का ब्लैंक नाम का कोई इंटीजर नहीं होता, 0 होता है
हाँ, 0 को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक जो है वो एक स्ट्रिंग है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही वो एरर था। अब मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, बटन से तो 54 आ गया, सम से यहाँ पे 5 + 4 9 आया, और यहाँ पे भी 9 आया। दो चीजों को हमने दो तरीके से लिखा, एक हमने सिंगल लाइन में लिख के खत्म कर दिया, और एक हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखा और तब जाके हमारा रिजल्ट आया। दोनों में कोई अंतर नहीं, कोड में कोई मतलब दोनों के एंड रिजल्ट में कोई अंतर नहीं, लेकिन अप्रोच में अंतर है। एक जो सिंगल लाइन में हम लोगों ने काम कर दिया वो, और एक जो काम को करने में हमें 4 लाइन लगा। ठीक है, तो यही है कि यही होता है बेसिकली कोडिंग करते टाइम कि आप कितने इजीली किसी चीज को कितने शॉर्ट टर्म में निकाल सकते हैं। जितना शॉर्ट टर्म में निकाल सके वो आपके लिए बेटर ऑप्शन। जितना कंपाइलर को जितना कम नंबर ऑफ लाइंस को पढ़ना पड़े, उतना इजीली कोई भी चीज आपका जल्दी क्लियर होगा। ठीक 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 है। अब इसी चीज को आपको आज का टास्क जो है वो ये है कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन के सिर्फ इवेंट्स को, क्लिक इवेंट और इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आप एक ही फॉर्म में आप कितनी तरह से क्या क्या चीजों को डिफाइन कर सकते हैं वो बनाएंगे। बस 1 घंटा दिन में आपको 1 घंटा देने की जरूरत है, या आधा घंटा किसी भी टाइम में आपको देने की जरूरत है। इससे क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये चीजें आप डिफाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।